from the rheumatology medicine is about the septic arthritis. सेप्टिक आर्थराइटिस के नाम से आपको पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगी जॉइंट्स के अंदर और वो सेप्टिक होगी, मतलब उसमें कोई ना कोई क्या होगा, ऑर्गेनिज्म होगा, कोई जो है बैक्टीरिया होगा, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा। सो इंट्रोडक्शन हम करते हैं इसका। कहते हैं कि जो है ना, क्या होता है, जो जॉइंट स्पेस होती है ना, उसके अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाता है। दिस इज़ मेडिकल एमरजेंसी, मोस्ट रैपिड एंड डिस्ट्रक्टिव जॉइंट डिजीज़ होती है ये। इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? अच्छा, होता क्या है, स्टेप अप पे लिखा हुआ है कि एक्चुअली होता तो इन्फेक्शन है जॉइंट स्पेस में, लेकिन होता क्या है, वहाँ पे जब बैक्टीरिया आते हैं ना जॉइंट स्पेस के अंदर, तो वहाँ पे साइटोकाइंस की प्रोडक्शन होना शुरू हो जाती है, एंडोटॉक्सिन्स की प्रोडक्शन होना शुरू हो जाती है, वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं, अल्टीमेटली वहाँ पे इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है एंड दे रिजल्ट इन इरोजन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ जॉइंट। ठीक है। सो अभी तक जितने भी हमने केसेस पढ़े, जॉइंट्स जो ख़राब हो रहे थे, ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या हो रहा था कि वियर एंड टीयर हो रहा था, देयर वाज नो एनी काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशन देयर, वहाँ पे जस्ट एज रिलेटेड डिजनरेशन थी। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ऑटो इम्यून रिलेटेड इन्फ्लेमेशन थी। ठीक है। गाउट में क्या हो रहा था, क्रिस्टल्स थे। और यहाँ पे सेप्टिक आर्थराइटिस में क्या है कि कोई बैक्टीरिया इन्फिल्ट्रेशन हो गई है, कोई इन्फेक्शन हो गया है जॉइंट के अंदर, और उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन, इरोजन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ जॉइंट हो रही है। सो इट इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन। क्यों मेडिकल इमरजेंसी है ये? सॉरी, ये मेडिकल इमरजेंसी क्यों है? क्योंकि बैक्टीरिया है ना, तो ये यहाँ से अगर जॉइंट से ब्लड के थ्रू जाएंगे तो दूसरी बॉडी में चले जाएंगी, सेप्सिस हो जाएगी। और सेप्सिस होना कोई आम बात नहीं होती, कॉम्प्लिकेशंस होती हैं इसकी। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं कि इट कैन रिजल्ट इन एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द जॉइंट। ठीक है। और कि वो जॉइंट जो है उसकी एवास्कुलर नेक्रोसिस हो जाएगी। इसके अलावा वहाँ पे क्या होगा, स्टिफनेस, पेन, लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा उस जॉइंट का। तो पेशेंट बिल्कुल इमोबाइल हो सकता है उस जॉइंट के ख़राब होने की वजह से। और सेप्सिस हो सकती है, जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन और मोस्ट डेंजरस कॉम्प्लिकेशन, कॉमन नहीं कह रही, मोस्ट डेंजरस कॉम्प्लिकेशन इज़ सेप्सिस। ठीक है। तो जो है ना, ये एक चीज़ मसले की बात होती है सेप्टिक आर्थराइटिस। तो रिस्क फैक्टर्स क्या होने चाहिए किसी भी इन्फेक्शन के? ये जनरल है। देखें, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है पेशेंट, ठीक है, डायबिटिक है, HIV का पेशेंट है, एल्डरली पेशेंट है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, उनके अंदर इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है। फिर डैमेज्ड जॉइंट्स है, ऑलरेडी किसी बंदे के जॉइंट्स ख़राब है, तो क्या वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो सकती है, वहाँ पे सेप्सिस हो सकती है, वहाँ पे बैक्टीरिया आ सकते हैं। लाइक पहले से पेशेंट को रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, गाउट या ट्रॉमा हुआ, ठीक है, बैक्टीरियल सीडिंग हो सकती है। बैक्टीरियल सीडिंग कैसे हो सकती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को स्किन का इन्फेक्शन था, किसी को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन था, वहाँ से वो बैक्टीरिया जो है ब्लड के थ्रू आ गए कहाँ पे, जॉइंट के अंदर। हो सकता है ना ऐसे। तो मोस्ट कॉमन जो है हेमाटोजेनस स्प्रेड होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि बॉडी में कहीं और इन्फेक्शन था, वहाँ से वो यहाँ पे आ गया। फिर ये हो सकता है कि वहाँ पे कहीं और से नहीं आया, बल्कि कंटेजियस फोकस था, मतलब करीब करीब जॉइंट के करीब क्या है, बोन्स है, जॉइंट के करीब क्या है, हमारी स्किन है। ठीक है। तो स्किन में फॉर एग्जांपल सेलुलाइटिस हुआ था, कोई एब्सेस बनी हुई थी, ऑस्टियोमाइलाइटिस हुआ था, वहाँ से बैक्टीरिया जो है उन्होंने क्या कर दिया, सेप्सिस, सेप्टिक आर्थराइटिस कर दिया। हो सकता है ना ऐसे। और ये भी हो सकता है कि कोई ट्रॉमा हुआ हो, ट्रॉमा की वजह से क्या होगा कि देखें, ट्रॉमा की वजह से क्या हुआ, चोट लगी और बैक्टीरिया अंदर आ गए। ठीक है। फिर आइट्रोजेनिक इंजरी हो सकती है कि किसने एंथ्रोस्कोपी प्रोसीजर किया या किसी ने एंथ्रोसेंथिसिस किया, तो ये जो प्रोसीजर्स उसने किया, आइट्रोजेनिक इंजरी हुई तो बैक्टीरिया वहाँ पे आ गए। ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, रिस्क फैक्टर्स हो गए इसके लिए। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट टाइम करते हैं क्लिनिकल फीचर्स। ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, किसी को आर्थराइटिस हुआ है तो क्या होगा, जॉइंट उसका ख़राब हो चुका है तो क्या होगा, उसको पेन होगी। हाँ, मोनो आर्टिकुलर आर्थराइटिस में पेन, स्वेलिंग और वार्मथ हमें मिलेगी उस जॉइंट के अंदर। ठीक है। फिर क्या है, एसोसिएटेड क्या हो सकते हैं, किसी के अंदर इन्फेक्शन हुआ है, क्या सिम्टम्स हो सकते हैं उसकी बॉडी के अंदर कि वो बताएं कि इसको इन्फेक्शन हुआ है किसी जगह का। फीवर, चिल्स, स्वेट, मलेज, माइल्जिया, पेन। ठीक है। तो फीवर क्यों होता है, क्योंकि इसमें इंटरल्यूकिन 1 जो होता है वो एक्चुअली मैक्रोफेजेस रिलीज़ करे होते हैं। इंटरल्यूकिन 1 जो होता है आपको पता है वो हाइपोथैलेमस में जाता है और फिर टेम्परेचर कॉज करता है, उसका जो रेगुलेशन एक फीडबैक होता है वो सारा डिस्टर्ब करता है। ठीक है। फिर मोस्ट कॉमन इसकी जो साइट होती है डैट इज़
नी, ठीक है। दिस इज़ MCQ पॉइंट के मोस्ट कॉमन सेप्टिक आर्थराइटिस किसको इन्वॉल्व करता है, नी को, ठीक है। नेक्स्ट हिप जॉइंट, रिस्ट, शोल्डर्स, एंकल्स, ठीक है। तो देखिए पता है क्या होता है, थोड़ी सी भी मोशन पेशेंट करेगा ना, फॉर एग्जांपल उसको नी जॉइंट में सेप्टिक आर्थराइटिस हुआ हुआ है, उसका जो जॉइंट है ना वो वार्म हुआ हुआ है, वो टेंडर है, वो स्वॉलन है, वो रेड हुआ हुआ है, वो पेनफुल है, ठीक है। तो अब वो थोड़ी सी भी मूवमेंट करेगा ना, माइक्रो सी मोशन करेगा ना, तो उसको सीवियर पेन होगी, ठीक है। मैं वो इंटेंसिटी बता रही हूँ आपको, उस जॉइंट की एक पिक्चर दिखाना चाह रही हूँ कि इस तरह का जॉइंट होगा, ठीक है। और वैसे तो एक जॉइंट इन्वॉल्व होता है जैसे सेप्टिक आर्थराइटिस, और हमने पढ़ा कि वो किस तरह से जॉइंट इन्वॉल्व होगा, लाइक इर्द गिर्द का कोई इन्फेक्शन जॉइंट में चला गया या ब्लड के थ्रू आ गया वहाँ पर, या किसी ने उसकी कोई प्रोसीजर किया उस जॉइंट के अंदर, हाइड्रोजेनिक प्रोसीजर किया, या बाहर से ट्रॉमा हुआ तो उस जॉइंट को इन्वॉल्व किया। लेकिन कभी कभार ऐसे होता है पोली आर्थराइटिस भी हो सकता है, मतलब कि मल्टीपल जॉइंट्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। वो आपको कहाँ पे लगता है किस पेशेंट में होना चाहिए पोली आर्थराइटिस? अब हाँ, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड जो डायबिटिक्स पेशेंट होंगे ना, तो ये याद रखें इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ जो पेशेंट्स होते हैं ना, उसमें मोस्टली आपको पोली आर्थराइटिस मिलता है, मतलब मल्टीपल जॉइंट्स जो है वो एट अ टाइम सेप्टिक आर्थराइटिस में गए होते हैं, क्योंकि वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड है, उनकी बॉडी वैसे ही इन्फेक्शन को लड़ नहीं सकती, तो वो पूरी बॉडी में फैला होगा इन्फेक्शन, ठीक है। सिंपल सी बात है। उसके बाद हम एजेंट्स की बात करते हैं कि कौन से एजेंट्स होते हैं जो कि एक्चुअली सेप्टिक आर्थराइटिस करवाते हैं, ठीक है। उसमें जो MCQ पॉइंट आपने याद रखना है कि मोस्ट कॉमन एजेंट इज़ स्टेफिलोकोकस ऑरियस, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रेप्टोकोकस हो सकता है, ग्राम नेगेटिव रॉड्स में एज इन्फ्लुएंजा हो सकता है, नीमोकोकस हो सकता है, मेनिंजियोकोकस हो सकता है। फिर जो सेक्सुअली एक्टिव यंग एडल्ट्स होते हैं ना, उनके अंदर गोनोकोकल हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाती है। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, देखें कि डिक्रीज्ड एक्टिव एंड पैसिव जो है ना रेंज ऑफ मूवमेंट्स, बिल्कुल पैसिव मूवमेंट भी नहीं पेशेंट की हो सकती, क्योंकि उसको इतनी पेन हो रही होती है ना, वो एक्टिवली अपना जॉइंट मूव कर सकता है ना, वो पैसिव जो है वो मूव कर सकता है, मूव करेगा लेकिन उसको पेन इतनी हो रही होगी कि वो मूव ही नहीं कर पाएगा जॉइंट को, ठीक है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई है कि स्टेफिलोकोकस ऑरियस जो है ना, इट इज़ अ मोस्ट कॉमन, ठीक है। और जो है हमारे जो होते हैं ना ओल्डर पेशेंट्स, ठीक है, उनके अंदर ई कोलाई का इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, प्लस प्री एग्जिस्टिंग जॉइंट डिजीज़ में, ठीक है। और इसके अलावा जो है मैंने लिखा कि जो सेक्सुअली एक्टिव यंग एडल्ट्स होते हैं ना, 70% अंडर 40 ईयर्स होंगी, वुमेन ज़्यादा होंगी प्रेगनेंसी मेंस्ट्रुएशन के दौरान, जो सेक्सुअली एक्टिव फीमेल्स होती हैं उनके अंदर गोनोकोकल हो सकता है, ठीक है। लेकिन मोस्ट कॉमन कौन सा है, स्टेफिलोकोकस, ठीक हो गया। और फिर आता है डायग्नोसिस। अच्छा, बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन हुआ है तो आपकी 3 चीज़ें तो हमेशा आपके काम आएंगी, CBC, ESR, सी रेक्टिव प्रोटीन्स, ठीक है। ये आपको रेस्ट मिलेंगे, ल्यूकोसाइटोसिस मिलेगी, ESR आपको रेस्ट मिलेगा, और सी रिएक्टिव प्रोटीन आपको रेस्ट मिलेगी, क्योंकि ये इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं। और इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम ना मॉनिटर कर सकते हैं कि हमने सेप्टिक आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो क्या हमारे ट्रीटमेंट से पेशेंट ठीक हो रहा है या फर्दर ख़राब हो रहा है। तो मॉनिटर द ट्रीटमेंट हमने क्या करना होता है, हमने ESR और CRP चेक करना होता है, ठीक है। ERP और CRP जो है, अगर डिसीज़ प्रोग्रेस कर रही होगी तो वो ज़्यादा हो रहे होंगे, ठीक है। और अल्टीमेटली अगर डिसीज़ कम हो रही होगी ट्रीटमेंट से, मतलब इंप्रूव हो रही होगी, तो ये इनका लेवल हमें पहले से कम मिलेगा, तो हम मॉनिटर कर सकते हैं आर रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट। इस वजह से ये हेल्पफुल है, डायग्नोसिस के लिए हेल्पफुल नहीं है। दे विल जस्ट टेल देयर इज काइंड ऑफ इन्फेक्शन इन द बॉडी, बट दे विल नॉट टेल एग्जैक्टली व्हाट इज़ द कॉज, ठीक है। तो हमारा बेस्ट इनिशियल टेस्ट और मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट जो कि हमने हर पेशेंट में करना होता है, दैट इज़ एंथ्रोसेंटेसिस जॉइंट फ्लूइड एस्पिरेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, जॉइंट के अंदर जो फ्लूइड होता है, कौन सा फ्लूइड होता है जॉइंट के अंदर, साइनोवियल फ्लूइड, उस साइनोवियल फ्लूइड को हमने जॉइंट के अंदर से एस्पायर करना होता है, ठीक है। जो एक टीका सा होता है, इंजेक्शन लगाते हैं, उसमें से फ्लूइड जो है वो एस्पायरेट करते हैं, वो उस इंजेक्शन के अंदर आ जाता है, उसको हम एनालाइज कर लेते हैं, ठीक है। उसमें हमने क्या एनालाइज करना होता है, उसमें हमने सेल काउंट देखना होता है। तो WBC काउंट अगर हमें 50,000 से ज़्यादा मिल रहा है, फिर हमने क्रिस्टल्स देखे कि कहीं गाउट की वजह से तो नहीं इन्फ्लेमेशन हुई हुई, ठीक है। क्रिस्टल्स देख लिया हमने, उस पर कल्चर कर लिया, उसको कल्चर किया, ग्राम स्टेन पॉजिटिव
मोस्टली हमें स्टेफ्लोकोकस मिलते हैं। हमने ग्राम स्टेनिंग कर ली, हमने उसमें न्यूट्रोफिल्स का लेवल चेक कर लिया, 90% से ज़्यादा पॉलीफॉर्म हमसे मिल जाते हैं, तो वी विल कंसिडर दिस एज अ सेप्टिक आर्थराइटिस। ओके, नेक्स्ट इज़ के एंथ्रोसेंटेसिस जॉइंट फ्लूइड डिस्पेरेशन के बाद जो चीज़ आती है दैट इज़ ब्लड कल्चर। ठीक है, ब्लड कल्चर मोस्टली 90% केसेस में हमें पॉजिटिव मिल जाता है। फिर एक चीज़ होती है कि गोनोकोकल इन्फेक्शन। ठीक है, सेक्शुअली एक्टिव फीमेल्स होंगी, उनके अंदर सेप्टिक आर्थराइटिस होगा, तो वी विल परफॉर्म द गोनोकोकल पीसीआर। क्योंकि जो गोनोकोकस होता है ना वो मोस्टली आपको कल्चर पे नहीं मिलता ना, तो हम जो है ना वो उसका पीसीआर करते होते हैं। इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि इमेजिंग स्टडीज़ हम करवा सकते हैं, बट इमेजिंग स्टडीज़ आर नॉट मच हेल्पफुल, बट दे विल टेल अबाउट द इरोजन और द जॉइंट में वो कोई भी मतलब कोई भी मसला होगा लाइक प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ की वजह से, वो हमें बता देगा। अदरवाइज इमेजिंग स्टडीज़ आर नॉट सो हेल्पफुल। तो इन्वेस्टिगेशन में CBC, ESR, सी रेक्टिव प्रोटीन, एंथ्रोसेंटेसिस, फ्लूइड एनालिसिस, ठीक है, और ब्लड कल्चर और गोनोकोकल इन्फेक्शन, PCR एंड इमेजिंग स्टडीज़। ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या करना होता है, ट्रीटमेंट हमने कैसे करना है, पेशेंट को एडमिट करना है हॉस्पिटल में। ठीक है, एडमिट करके उसको जल्दी से एम्पेरिक एंटीबायोटिक्स स्टार्ट करवानी है, क्योंकि हमने तो करना था कल्चर, लेकिन कल्चर में आते हुए रिजल्ट तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो हमने पेशेंट को ऐसे तो नहीं छोड़ना, क्योंकि इमरजेंसी है। तो इमरजेंसी में क्या करेंगे, एम्पेरिकल थेरेपी देंगे। एम्पेरिकल मतलब जो हम समझते हैं कि यार स्टेफ्लोकोकस इज मोस्ट कॉमन कॉज, तो हम उसका ट्रीटमेंट जल्दी से स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम IV एंटीबायोटिक्स देते हैं, जो कि एटलीस्ट हमने 2 वीक्स के लिए देनी होती है। फिर हम ओरल पे शिफ्ट हो जाते हैं, जो कि हमने 4 हफ्ते के लिए देनी होती है, तो टोटल हमारा 6 वीक्स बन जाता है। ठीक है, तो IV एंटीबायोटिक्स हमने दे दी, तो ये चीज़ आ जाती है। इसके अलावा पेशेंट को पेन है तो हम एनाल्जेसिक्स दे देंगे। ठीक है, फिर एक चीज़ आती है कि जो अडल्ट हमारे पेशेंट्स होंगे ना, जिनको सेप्टिक आर्थराइटिस होगा और रिलेटिवली हेल्दी होंगे, उनको हमने क्या स्टार्ट करवाना है, फर्स्ट चॉइस में फ्लूकॉक्सासिलिन। ठीक है, फ्लूकॉक्सासिलिन हमने स्टार्ट करनी होती है, क्योंकि ये किसको मारेगी, स्टेफ्लोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस को। ठीक है, लेकिन ऑल्टरनेटिव्स हमारे क्या है, अगर रेजिस्टेंट है स्टेप्टोकोकस मर्सा है, तो उस केस में फिर हम जो है वो IV वैनकोमाइसिन की तरफ जाते हैं। इसके अलावा क्लिंडामाइसिन, जेंटामाइसिन भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, फिर मतलब कि एडल्ट्स में आपको याद होना चाहिए फ्लूकॉक्सासिलिन। ठीक है, और अगर उससे आपका काम नहीं बन रहा तो IV वैनकोमाइसिन आप याद कर लें। ठीक है, फिर जो है ना, अगर आपको लग रहा है कि नहीं स्टेप्लोकोकल वाला नहीं है, ये इन्फेक्शन की ग्राम नेगेटिव का इन्फेक्शन है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ग्राम नेगेटिव मोस्टली किन लोगों में होता है, जो बूढ़े लोग होते हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, उनको GIT का इन्फेक्शन होता है, IV ड्रग यूजर्स होते हैं। इन लोगों में आपने जो है ना फिर ग्राम नेगेटिव कवरेज देनी होती है। ग्राम नेगेटिव को कवर करने के लिए वी हैव द सेफ्लोस्पोरिन, सेफ्ट्राइक्सोन, सेफ्टाज़िटीन, ठीक है, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, और अगर सूडोमोनास आप सस्पेक्ट करें तो एंटीसूडोमोनाल प्रासिलिन, टैज़ोपेक्ट। ठीक हो गया। और अगर आप सोच रहे हैं कि इसको गोनोकोकल आर्थराइटिस है, तो जैसे कि हमने देखा सेक्सुअली एक्टिव यंग एडल्ट्स होंगे मोस्टली, तो उनमें आप जो है वो 3rd जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन, सेफ्ट्राइक्सोन दोगे। ठीक है, और फिर मैंने साइड्स पे लिखा हुआ है कि नीडल एस्पायरेशन करेंगे ऑफ द फ्लूइड, जो भी गन वगैरह होगा उसको एस्पायर कर लेंगे, और फिजियोथेरेपी करेंगे। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, एडमिट द पेशेंट फर्स्ट, देन एंटीबायोटिक्स, एम्पिरिक एंटीबायोटिक्स, IV एंटीबायोटिक्स फॉर 2 वीक्स एंड ओरल एंटीबायोटिक्स फॉर 4 वीक्स। ठीक है, देन एडल्ट्स हैं तो फ्लूकॉक्सासिलिन। ठीक है, और अगर ऑल्टरनेटिव्स हैं तो IV वैनकोमाइसिन। ठीक है, ग्राम नेगेटिव है तो सेफ्लोस्पोरिन, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स दे दिए। सूडोमोनास सस्पेक्ट करें तो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, मीकासिन प्लस एंटी सूडोमोनाल है, और अगर गोनोकोकल है तो 3rd जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन, सेफ्ट्राइक्सोन। ठीक हो गया। एंड फाइनली वी हैव द ओरल IV एनाल्जेसिक्स हम दे सकते हैं, और इसके अलावा नीडल एस्पायरेशन एंड फिजियोथेरेपी। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट्स ट्रीटमेंट। हम इसका टेबल भी अभी डेविडसन का करते हैं, उसमें इसका ट्रीटमेंट जो है ना वो इमरजेंसी ट्रीटमेंट लिखा हुआ है, वो हम देख लेते हैं डेविडसन के टेबल से। इसकी ट्रीटमेंट ये यहाँ पे अच्छी लिखी हुई है, मुझे पहले ही दिखानी चाहिए थी, लेकिन अभी देखें आपको ईजी हो जाएगा। एडमिट द पेशेंट टू हॉस्पिटल, एस्पायरेट जॉइंट, सनोविल फ्लूइड एंड ग्राम सेंट आपने कल्चर के लिए भेजा, और इमेजिंग गाइडेंस ली। उसके बाद आपने ब्लड फॉर कल्चर भेजा, रूटीन बायोकेमिस्ट्री करवाई, और आपने उसमें जो है सी रिएक्टिव प्रोटीन और ESR का लेवल चेक करवा लिया। फिर उसके बाद दूसरे सैंपल्स आपने भेजने होते हैं कभी कभार, डिपेंडिंग अपॉन के पेशेंट की प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या था। लाइक अगर स्पूटम था, मतलब रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन था, तो आपने स्पूटम भेज देना है, यूरिन कल्चर, वूंड स्वैप। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, ये सारी चीज़ें करने के बाद आपने IV एंटीबायोटिक स्टार्ट की, फ्लूकॉक्सासिलिन, अगर पेनिसिलिन एलर्जिक है तो क्लिंडामाइसिन, अगर हाई रिस्क ग्राम नेगेटिव सेप्सिस है तो IV जेंटामाइसिन। ठीक है, पेन रिलीव करने के लिए ओरल IV एनाल्जेसिक्स, लोकल आइस पैक्स, एस्पायरेट करेंगे हम जॉइंट को, नीडल एस्पायरेशन करेंगे,
3 टाइम्स डेली, ठीक है। उसके बाद आर्थ्रोस्कोपिक ड्रेनेज करेंगे और फिर फिजियोथेरेपी करेंगे, जिसमें हम रेगुलर पैसिव मूवमेंट्स करवाएंगे और फिर एक्टिव मूवमेंट्स करवाएंगे, और जब पेन कंट्रोल होगी ठीक है, तो वो तब तक हम करवाते रहेंगे। उसके बाद ये हमारी चीज़ें थी, और यही इम्पोर्टेंट टेबल था इसका। वैसे आप ये रीड करिए, वैसे जॉइंट एंड बोन इन्फेक्शन इन ओल्ड एज का। ओके, दिस इज़ अ क्वेश्चन एक्चुअली। 50 ईयर्स ओल्ड लेडी आपके पास आई है सेकंड पोस्ट ऑपरेटिव डे पे। फॉलोइंग हिस्टेक्टमी डेवलप्ड एक्यूट पेन इन द लेफ्ट नी जॉइंट, ठीक है। उसका जो जॉइंट था वो स्वॉलन, हॉट एंड टेंडर था, ठीक है। डीडीज जो है ना आपने लिखने हैं, तो यू विल कंसिडर सेप्टिक आर्थराइटिस, ठीक है। यू विल कंसिडर गाउट, और क्योंकि सर्जरी के बाद भी आपको पता है ना गाउट हो जाता होता है, सूडो गाउट। हम आई थिंक पहले क्वेश्चन ये डिस्कस कर चुके हैं गाउट के अंदर। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस आपने लिखते नहीं है कि हम इसमें जो है जॉइंट एस्पिरेशन करेंगे, जॉइंट फ्लूइड एस्पिरेशन एंथ्रोसेंटेसिस टू रूल आउट द सेप्टिक आर्थराइटिस, ठीक है। और गाउट के लिए आप क्या करोगे? गाउट के लिए कौन सा होती है? यूरिक एसिड लेवल एंड जो है उसके अलावा वी हैव द जो गाउट के लिए था मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट कौन सा था गाउट का? दैट वाज द एंथ्रोसेंथिस जॉइंट एस्पिरेशन, ठीक है। तो गाउट में आपको जॉइंट एस्पिरेशन में क्या मिलेगा? क्रिस्टल्स मिलेंगे, नीडल लाइक एंड नेगेटिवली बायोरिफ्रेंजेंट। और अगर हमारा सेप्टिक आर्थराइटिस है तो उसमें आपको क्या मिलेगा? उसमें आपको जो है वो WBCs 50,000 से ज़्यादा मिल जाएंगे, और उसकी आप कल्चर वगैरह करवा लेंगे तो पता चल जाएगा कि ये जी गाउट है या फिर सेप्टिक आर्थराइटिस है, ठीक है। तो ये एक्चुअली डिफरेंस होता है, और इसमें हमने करना होता है इसका। और दिस इज़ एक्चुअली द केस, और दिस इज़ ऑल अबाउट द सेप्टिक आर्थराइटिस। नेक्स्ट पे हम इंशाल्लाह करते हैं बाकी जो छोटे मोटे टॉपिक्स हैं। एक वैस्कुलाइटिस वाला आपका मेन टॉपिक है, वो हम करेंगे। यूक्यूज़ आई थिंक हाँ सारे डिस्कस हो गए हैं, 1-2 रह गए हैं बस, और न्यूमटोलॉजी फिर इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाती है।